So our last point, internationalization, and I'm going to take our next point, modes of entry in international markets. Okay, so what is meant by the modes of entry? So modes of entry means the manner in which the firm would be start of operating in the international market. Some of the modes and the entry of international market in under curve. जैसे कि कोई गुड प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं कि एक वे दिखाते हैं, सही वे दिखाते हैं, सही लॉन्च करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई टर्म्स रहते हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रहता है, सही है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट रहता है, ये आएगा मोड्स ऑफ एंट्री के अंदर. लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि मैंने अभी बताया, एक्सपोर्ट्स एंट्री मोड्स. So the first and the most common strategy to be an international company is export goods, material and services, and exporting is the process of selling goods or services or produce is one country of the other country. Under this mode, if the firm produce, the home country is make in the overseas market. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो एक प्रोडक्ट है मैं ग्लोबली करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं उसको अच्छी मतलब अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में क्या करूंगा, उसको एक्सपोर्ट करूंगा अदर कंट्रीज के लिए. सही है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा लॉन्च होगा, उसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा. सही है, और रिस्पांस मिलने क्या होगा, हम उसको प्रॉफिट हमको ज्यादा होगा. सही, जैसे कि मैंने लास्ट कल की पॉइंट की भी बताया था कि जितना हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, रिस्पांस अच्छा मिलेगा, उतना क्या करेंगे हम, और उसके अंदर क्या करेंगे, अपग्रेडेशन लाएंगे, मतलब अपग्रेड करेंगे वो प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये होता है एक्सपोर्ट मोड्स के अंदर. जैसे कि मैंने एक ग्लोबली प्रोडक्ट मेरा लॉन्च किया, कल भी एग्जांपल दिया था, मतलब लेक्चर के अंदर, कि ग्लोबलाइजेशन है. सही है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स, हम क्या करें, कस्टमर्स को चीजें पसंद आ रही है तो क्या करते हैं हम, ऐसे चीज के जो हम एक्सपोर्ट मोड्स के अंदर लाते हैं. ठीक है, सो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट. So what is meant by the direct export? To the involved in the home country, intermediaries and the marketing is done either through its direct agent, distributor, through the direct branches, subsidiary of overseas market. इसके अंदर क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली होता है. इसके अंदर दूसरा कोई नहीं, कंपनी टू कंपनी क्या होता है, ये प्रोडक्ट सेल हो सकता है या कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर सेल होगा. इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है कि जिसकी वजह से क्या हो, आपको उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़े. ये होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर. डायरेक्ट क्या होता है, कंपनी टू कंपनी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे ही उसका जो मटेरियल रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेंड किया जाता है और इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स. सो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या, इसके अंदर क्या, इनडायरेक्ट, जैसे कि अभी क्या होगा, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये इनडायरेक्ट थ्रू हेल्प टू इंटरमीडिएट्स, इनका हेल्प लेके जाएगा, ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर. So involve in intermediaries in the home country who are responsible for the exporting firms in the product and taking the help of the intermediaries, जैसे कि मैंने अभी कहा था. Okay, so our next point, licensing. Everyone knows about the licensing. Okay, हमने 12 में भी पढ़ा है कि licensing किसे कहते हैं. सही है, so is the arrangement where the international company transfer knowledge, technology, patent, etc. for a limited period of the time of overseas entity of the return of some form, the payment usually of royalty payment. The international licensing firm give a license, patent, right of trademark, right copyright, known and how the product and the process. In return, in the licensing will produce licensing produce of the market. This product is assigned. Treaty had pay the licensor and the royalty usually the sales value at the products. Licensing के अंदर क्या होता है कि taking the all responsibility of the owners. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ओनर्स की रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि जो उसके रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे, और अगर आप लाइसेंस लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं उसके अंदर. ठीक है, तो जो रूल्स बनाए हैं, जैसा प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसी हिसाब से आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो ये सब होता है लाइसेंसिंग के अंदर. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट पॉइंट, franchising. So franchising involves the right to use the business format, usually a brand name of the overseas market, in return for the franchisees receiving some from payment more directly involved in the development and control of the marketing program. The franchising system can be defined as a system in which semi-independent business owners, franchisees pay fees of royalties to a parent company, and in the return of the right become identify the which trademark in the sale products and services offer use to the business format in the system. So compared to the licensing and franchising agreement trade
to the longer of the franchisee offer the broader package of the right resources which usually include equipment and managerial systems. जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि लाइसेंसिंग के सब जो पैकेज रहता है वो क्या करते हैं, वो फिक्स रहता है उसके ओनर के ऊपर. लेकिन अगर इफ यू आर टेकिंग द फ्रेंचाइजी, ओके, सो आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपका ओन होगा, स्ट्रेटेजी आपके ओन होगी जो बनाई होगे, तो उसके अंदर आप जो प्रेफर करोगे उसके हिसाब से क्या होगा, आपके मतलब प्रॉफिट भी आप खुद ले पाओगे और उसके स्ट्रेटेजी उसके प्लान भी कैसे रहेंगे आपके खुद के रहेंगे. सही है. एक फ्रेंचाइजी का एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि हर एक बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजीज ओपन होते हैं. ठीक है. जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल दिया था मैंने मैकडॉनल्ड्स का, केएफसी का. सही है. हर एक क्या किया उन्होंने, फ्रेंचाइजीज ओपन किए हैं. एप्पल स्टोर उसके भी क्या है, फ्रेंचाइजीज ओपन है. ठीक है. लेकिन क्या होता है, उसको एप्पल स्टोर लाइसेंसिंग पे होता है और जो फ्रेंचाइजी के अंदर डिफरेंस है वो हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक फ्रेंचाइजी ओपन करके. Okay, so the trade secrets and the other franchising is limited trademarks and the operating know as how the business taking some advantages in the franchisings like low political risk. Okay, if you are taking the franchising, you don't have any type of pressure. Okay, after that the low cost allow the simulation expectation in different religion of the world. So well selected pattern bring financial investment as well as the managerial capabilities in these operations. Okay, so some franchises may be turn into the future competitions. Okay, क्या होता है कि हम फ्यूचर कंपटीशन के हिसाब से क्या करते हैं, हम ध्यान में रखते हुए हम उसी तरह से फ्रेंचाइजीज ओपन करते हैं कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा क्या हो, डिमांड हो. यह होता है फ्रेंचाइजीज के अंदर. So next point, investment entry mode. So involve of ownership of production units in the overseas market based on some form equity investment in direct foreign investment. So investment entry modes undercome. और फर्स्ट पॉइंट, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजी अलायंस. देखिए इसके अंदर ही हमें मतलब पता चलता है कि जॉइंट वेंचर मतलब क्या, कि उसको एक साथ जोड़ना. ठीक है. तो एक साथ उसके साथ काम करना. जैसे कि क्या करती है हर एक मैनेजमेंट, अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ कंपनी काम कर रही है तो उनकी जो मैनेजमेंट होगी उसके हिसाब से जो उनने रूल बनाए हुए हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो एक साथ लाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे. ये होता है जॉइंट वेंचर के अंदर. ठीक है. So involve of the cooperative partnership between two or more firms with the financial inherits and the basis of cooperation. Joint venture is a partnership between host and home country firm from the usually resulting in the creation of third firm. This type of agreement gives of usually resulting in the creation and the international firm better control over operation and also access to local market knowledge, and the international firm can has access to network relationship of the franchisee and is exposed of the risk. The moderate of the strategy alliance and the becoming increasingly popular has the distinction in the three categories. So which categories is involved, the different types of work in these categories. They are usually between firm is high industrialized nation. After that, the focus in often creating new products and technologies of innovation. With the new technologies are come with the help of joint venture strategy alliance, use of make the profit to rather than distributing exciting ones. After that, our third strategies in involved, they are often only created the short time of duration. So technology exchange in this major objective of many strategy alliance. The reason of this strategy, the technological innovations are based on advances and the difficult signal from process of necessary resources and conduct its own effective research and development project efforts, and this also supply of shortened product life cycle and the needed from the many company stay of competitive to the innovations. So greatest the disadvantages and the strategic alliances undercome some of the competitive collaborations. Some strategy alliances involve firms that are face competition outside and specific scope of the alliances. So this create of the risks one of the both partners will to take alliance create the advantages and other of the firm and the taking of take help of in joint venture parts. So after that, our next point, independent venture and the wholly owned subsidiaries. So इसके लिए हम क्या कहते हैं कि खुद के लिए एक्वायर करना, खुद के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाए उसके अंदर एक्वायर करके काम करना, दैट्स कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेंचर ऑफ द होली एंड ओन सब्सिडीज. सो द फर्म understand, analyze various factors and the add-up of more that is best suitable from the among various optical
and the options available after the carefully and the considering the purpose of the normally and the taking the experting licensing and the easier initial the good products and the option they are involve lower risks. Strategy allies have proved to be the popular entry mode. Its several advantages like entry in foreign markets and the sharing of the cost of entry using of complementary skills, asset, strategic partners, strategic intent, and the however the stronger pressure, joint venture and wholly owned subsidiaries is required in that firm. Okay, so these are part of the mode of entries of in the international market. So next point, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी. देखिए हमने सबसे पहले हर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर तीन मेन फंक्शंस स्ट्रेटेजीज होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था. आज हम देख रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और एक है फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी. सो आज हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के बारे में. सही है. सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, while strategy at the corporate level provide the board directing below this level are business level strategy, corporate level strategy by lay down of the framework in which business strategy operate. These strategy are they apply to the business level and the business strategies are countries of the action adopted by the organization for its customer satisfaction and needs. The organization need to set of strategy and the companies gain sustain and the enhance of competitive advantages against the rival and the industry. देखिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो अपने प्रोडक्ट लेवल पे बनाई जाती है, जो हर कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस को बताती है कि कौन सी लेवल पे कैसा काम चालू है, कैसा प्रोडक्ट बन रहा है. सो किसी लेवल पे अगर हम सेगमेंट करते हैं हर एक स्ट्रेटेजी को, तो हर एक प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए और प्रोडक्ट मार्केट में कैसा सेल हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है और उस प्रोडक्ट की, ये भी क्या हमें पता चलता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के हमें अंदर पता चलता है. सो इसलिए हर एक स्ट्रेटेजी हर एक बिजनेस लेवल पे क्या कहती है, बनाई जाती है. ठीक है. सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी फर्म अलग अलग होती है, जैसे कि हर एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के तैयार की जाती है. मतलब हर एक फर्म के लिए और हर एक बिजनेस के लिए एक ही स्ट्रेटेजी यूज नहीं की जाती, अलग अलग क्या करती है ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसके ऊपर उनका सबसे ज्यादा फोकस होता है. अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, कस्टमर की जो नीड होगी हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये हम देखते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर. ठीक है. तो उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर माइकल पोर्टर ने तीन मेन जेनरिक स्ट्रेटेजी बताई है. उसने क्या कहा था माइकल पोर्टर ने कि तीन लेवल जो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजी है वो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम कुछ काम करते हैं. Okay, so Michael Porters are the carried of the extensive work in this area's business competitive strategy. He was of the opinion that the basic unit analyze for understanding competition and the industry, which group units and analyze of the group of the competitors and the products, services, and compete directly with each other. Through the competitive strategy, organize and adapted establishing approach in order to competitive industry in the बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी. देखिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर माइकल पोर्टर क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा हम कॉम्पिटिटिवनेस कम कैसे कर सकते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस हम कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, ये हमें इसके ऊपर फोकस रखना जरूरी है. तो ये हमें पता चलता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर तीन मेन जेनरिक स्ट्रेटेजी होते हैं, जैसे पहला है कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड डिफरेंशिएशन और थर्ड है फोकस. सो कॉस्ट लेवल स्ट्रेटेजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, अगर कोई फर्म अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग में सबसे ऊपर काम कर रही है और उसका कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन और मार्केटिंग में तो ऐसा माना जाता है कि वो कॉस्ट लेवल स्ट्रेटेजी पे क्या करती है, काम कर रही है. और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको क्या मिलेगा, और बढ़ावा मिलेगा. तो हमारा इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सेल होगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, सबसे कम होगी. तो सब लोग क्या करेंगे, हम लोग के यहाँ से क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, उसके वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
प्रॉफिट होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा उस सर्विस से क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, फीचर्स बहुत अच्छे दे रहे, तो उसके वजह से बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या करेगी, हमारी अच्छी रन होगी। जैसे एक टाइम पे रिलायंस ने भी अपना जो मोबाइल फोन था वो कम दाम में रखा था, उसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी उनका उनका जो क्या हुआ, मोर से मोर हैंडसेट क्या हुए थे, सेल हुए थे। जैसे मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूँ इसके अंदर कि हर एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना मतलब कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो किया जाता है। अगर हमारी कॉस्ट लीडरशिप और स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारा सेल और बढ़ेगा, हमारा कॉस्ट कम होगा, उसकी वजह से हमारी जो कस्टमर्स है वो और ज्यादा बढ़ेंगे। सही है। सो कॉस्ट लीडरशिप इज वे टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाई is to lower cost of products or services related to what competitors have offered. The organization outcome of the competition offer product services at a lower cost than they can customer prefer of loss of product, and particularly it is offer the same unity of the comparable products available of the market. When an organization offer product and comparable price of the leader, an organization earn higher profit because of low cost of its product. So cost leadership offer margin flexibility to the organization lower price and competitive become at the more or less at the same level of the profit. So I am giving the one example again. So one time of the Reliance Communication in India was the first company to offer ultra low cost mobile phone at the price of rupees 501 only. So when other companies like Nokia, Panasonic, Sony, and Samsung were charging were taking some amount comparatively high prices. So the company was quite successful as the sold many handsets within a week launch of that period. So the low cost strategy emphasizes having the lowest cost, not necessarily the lowest price at the market. A firm attaining the reliance of low cost strategy should the stress and their facilities of efficiency. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हर एक अगर हम वो कॉस्ट लेवल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, हमारी प्राइस बहुत ही कम होगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, सब लोग क्या होगा, सब कस्टमर्स का जो अट्रैक्शन होगा हमारे प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो ये होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट इन बिजनेस स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन यानी वो क्या करती है, कॉस्ट को रिलेट करती है। सही है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, अगर किसी भी कंपनी को या फर्म को अब एक यूनिक होना चाहिए। सही है। अगर वो कंपनी यूनिक होगी तो उसको इंडस्ट्री में उसको क्या होगा, उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होगा, यूनिक होगा। सही है। उसके प्रोडक्ट जो नए आएंगे वो भी यूनिक होंगे, उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, और वो डिफरेंशिएट करेगी अदर्स कॉम्पिटिटर्स के साथ। सही है। सो डिफरेंशिएशन बिजनेस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगी अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में, जो अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंजेस करेंगी, अपने कस्टमर्स जो कस्टमर रिलेट करते हैं उसके अंदर चेंजेस करेगी। सही है। और टाइम में और नए नए प्राइजेस में भी चेंजेस करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करेंगे क्योंकि डिफरेंशियल बिजनेस स्ट्रेटेजी को अगर अचीव करना है। मतलब क्या होता है, अगर अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है तो क्या होगा, हम अपने प्राइस को क्या करेंगे, दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ अलग रखेंगे, उसकी क्वालिटी यूनिक देंगे। ठीक। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एप्पल के बारे में। वो क्या करता है, अपने हर एक मोबाइल में या हर एक मोबाइल अपना यूनिक रखता है, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी अच्छी है जो दूसरे मोबाइल में नहीं देखी जाती, बहुत ही सिक्योरिटी सिस्टम के लिए मोबाइल जाना जाता है। सही है। तो क्या करें, दूसरे से वो रिलेट करते हैं, दूसरे कॉम्पिटिशन से रिलेट करते हैं, जो क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंशिएट होगा, हम प्रोडक्ट हमारा अच्छा बनाएंगे, हमारा प्राइस हमें उस प्रोडक्ट की अच्छी मिलेगी। सही है। तो वो क्या करती है, अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करती है उसके बाद। सही है। अगर हमारा प्रोडक्ट सच में यूनिक होगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा कस्टमर हम लोग के पास हो गए, तो हम चाहे तो उसके प्राइस में क्या कर सकते हैं, और इजाफा कर सकते हैं, और प्राइस हम बढ़ा सकते हैं। यह होता है डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी के अंदर। So next point, focus business strategy. So a firm attempting to implement a focus strategy is saving the needs or limited group of segment very well. They are therefore the need strategy. A firm with a focus strategy must carefully consider its target market and they desire the dream. And desire of that, the more strategies underscome commonly used basis of identifying customer group and the demographic characteristics like age, gender, after that the occupation and the geographically segment and the rural urban north india and the south india of lifestyle traditional model for the identifying the market segment focus organization of use either lower of the different types of strategies are comes. So after that इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि फोकस बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, ये 100% फिक्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो जिसके ऊपर हम इजीली वर्क कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपकी फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी 100% फिक्स, मतलब जैसे कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी अगर बना रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो स्ट्रेटेजी चलेगी नहीं, रन नहीं होगी, तो क्या हो सकता है हमें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही है। देखिए अभी एक जियो ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि क्या कि बहुत सारे जो लोग हैं, सही है, जिसके अंदर अभी बताया कि एज जेंडर, सही है, क्या किया उन्होंने कि एज के ऊपर फोकस किया। बहुत सारे जो लोग हैं उसने उन्होंने क्या कर रहे हैं, जो गेम के ऊपर या नेट के ऊपर उन लोगों का ज्यादा फोकस है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी स्कीम बनाई कि लोगों को वो सिम कार्ड जो है 6 मंथ्स के लिए पहले फ्री यूज करने के लिए दिया। मतलब उन्होंने अपना फोकस क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। ठीक है। जैसे कि उन्होंने भी कहा है कि इसके अंदर कि वो रूरल एरिया के अंदर भी उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट अपना वहां तक पहुंचाया। उसकी वजह से क्या होगा, उसका बिजनेस बढ़ गया। सही है। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी क्या थी, फिक्स थी। सही है। और इस फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, इसमें हमें मार्केट या मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना पड़ता है। किसी भी मार्केट को उसके अंदर अंदर से कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन यूज कर सकती है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेगमेंट में होना चाहिए। यही होता है फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया उन्होंने, और एक एग्जांपल है कि द ब्रांडेड ज्वेलरी ऑफ द टाइटल द ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेट इन अ हाईली फ्रेम इंडस्ट्री एंड द तनिष्क adopt differentiation strategy offering range of gold, burial and demand of jewelry of women with the treating jewelry as a fashionable and the rather investment. The new design introduced periodically on the basis of continuous feedback and the exterior of the showrooms. देखिए तनिष्क ने भी क्या किया था, अपनी जो ज्वेलरी है गोल्ड, वो उन लोग का बहुत बड़ा शोरूम है, उन्होंने क्या किया, गोल्ड बेच रहे थे उन लोग, लेकिन उनको एक वक्त पे ऐसा लगा कि गोल्ड हर कोई खरीद नहीं रहा है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो गोल्ड जैसे हैं। मतलब लोगों का क्या किया, फोकस कहाँ पे है, जो गोल्ड जैसे प्रोडक्ट है उसके ऊपर लोगों का ज्यादा फोकस है। तो उन्होंने सेम ब्रांड गोल्ड जैसे, जो गोल्ड जैसे दिखे वैसे प्रोडक्ट तैयार किया और कस्टमर को क्या किया, उसको बेचना चालू किया। उसकी वजह से क्या हो गया, उसका जो मार्केट है उनका वो हाई हो गया। ये होता है फोकस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर कि कस्टमर का डिमांड देख के हम कैसा उनके लिए बना सकते हैं, मतलब कैसे उनका जो नीड है वो पूरे फुलफिल कर सकते हैं। ये होता है फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर। ओके। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। ओके। सो नाउ जो थ्री है लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज, फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी हेल्प करती है स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे, सबसे नीचे के लेवल पे क्या करती है, हेल्प करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी। उसके बाद फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करने के लिए, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव जो फिक्स किए उसको अचीवमेंट के लिए। सही है। और उसका और क्या होता है उसके अंदर कि उनका उनका कैसा कोऑर्डिनेशन होता है कि हर एक स्ट्रेटेजी को साथ में लेके चलती है फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी के ऊपर। और ये डिराइव होती है डायरेक्टली बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के साथ और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के साथ। फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंट फंक्शन के लिए, जैसे कि उसके अंदर आएगा मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिनांस। सही है। और उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आते हैं फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर। सो फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजीज और फंक्शन प्लान्स एंड पॉलिसीज आर मेड विद इन द गाइडलाइन set of higher level functional strategies deal with the restricted plan designed to achieve within that functional area and do you operate below the strategic business unit of the business level strategy. This strategy derive from the business corporate and instead from adopt leadership and the business strategy for the one of the best businessmen then all regarding the cost when all functional areas marketing, finance, operation and contribution their own special way to objective of achieving the structure of the reducing cost. ये आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर. So after that, the business level strategies functions. The function strategies frequently concerned with the appropriate timing. For example, advertising and for the new product could be expand being the 16 days period of the shipment of the first product production could not start of the before shipping of being raised. सो फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी क्या करती है, डिफरेंट लेवल पे बनाई जाती है हर एक के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केटिंग लेवल इसके ऊपर इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेशन लेवल पे आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट जो स्टेज रहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट के ऊपर, उसके टाइम पे ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे लेवल को बनाने के लिए फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। सो ये देखना है हमें कि फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैंने सबसे पहले बताया कि इसके अंदर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स सी अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस मतलब वो डिपार्टमेंट जो रिसर्च करता है प्रोडक्ट पे, न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट की इजाद करता है, मतलब उसके अंदर क्या करता है, नए नए इनोवेशंस लाता है।
सही है, और अपनी जो प्रोडक्ट है उनमें इनोवेशन करके उनको इम्प्रूव करता है। जैसे कि देखिए आईफोन जो सबसे पहले आया था मार्केट के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी क्या होता है कि उसके अंदर कुछ नया लाना, डेवलपमेंट करना उस प्रोडक्ट की। आईफोन जैसा पहले नया मार्केट के अंदर आया था, ठीक है, वो मोबाइल और अभी का मोबाइल जो लेटेस्ट मोबाइल है, कितना उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई, कितना इनोवेशन हुआ। सही है। सो जैसे जैसे माहौल बदल रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट भी उसी तरह से उसको बढ़ाने होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट इंप्रूव करना होगा। सही है। मतलब क्या कहते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करना होगा। सही है। देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नोकिया का। जब टाइम ऐसा आया था कि उन लोग ने क्या किया, वो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं किया। जब उन्होंने एंड्रॉइड लेना चाहा था, उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट यूज किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड उस टाइम पे थी वो एंड्रॉइड को थी। सही है। इसलिए क्या हो गया, उनका बहुत सारा लॉस हुआ उसके अंदर। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने क्या किया, एंड्रॉइड अपनाया। उसके बाद उनका जो सेल है वो फिर से चालू हुआ। मतलब क्या, जैसे जैसे जो पसंद, जो कस्टमर की नीड्स है, वो अगर उसको नीड्स को देखते हुए अगर हम अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके अंदर, उसको प्रोडक्ट को डेवलपमेंट स्टेज में लाएंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा सेल होगा। सही है। यही आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, उसके नाम के अंदर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च करो सही से और उस प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, उसका डेवलपमेंट करो। सो प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट deal with the product development, personal and facility level of technology, use of technology transfer, and adoption of technology collection and support, etc. While research and the development work can be instrument in the new product of adding new feature to old product, to the work of that development and the more complex than simple innovations. ठीक है। अपना जो ओल्ड प्रोडक्ट रहेगा उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट करो, न्यू न्यू चीजें है उसके अंदर डेवलप करो, और वही प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। सही है। एक एग्जांपल है बीएमडब्ल्यू के बारे में। सबसे पहले बीएमडब्ल्यू की जो कार थी, सबसे पहला मॉडल और अभी का मॉडल, देखिए कितना उसके अंदर फर्क है, कितना इनोवेशन है। सही है। तो अगर इनोवेशन करेंगे आप, प्रोग्रेड आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो अपग्रेड करेंगे, तो क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। यही होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिनेंशियल स्ट्रेटेजी। फिनेंशियल स्ट्रेटेजी यानी क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ होता है फिनेंशियल स्ट्रेटेजी। सही है। उसका प्रोक्यूरमेंट मतलब फंड कहाँ से आएगा वो देखता है फिनेंस के अंदर, हम फंड कहाँ से आएगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हम फंड कहाँ लगाएंगे, यही होता है फिनेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर। सही है। फिनेंशियल स्ट्रेटेजी इसलिए इंप्रूवमेंट की जाती है कि हमने पैसा हमने कहाँ लगाया, हम फंड कहाँ इंप्रूव करेंगे, और हमारा पैसा आगे आगे कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट कहाँ होगा, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, यही होता है। So financial strategies, the financial strategy aims to achieve the following function in the management and the financial organization. So rising adequate funds is the main function of the financial strategies, and the considering the capital funds through the sound management. After that, using the capital earned of the profit, ensuring the timely payment to the creditors, paying employee reasonable and regular remuneration and protection of their financial interests, such as pension fund, that's called PF, and the pensions, etc. And all the organizations, before they launch their plans and policies, should ensure that sufficient amount of funds available and how they use those funds of organization of ensure funds protect that working capital borrowings, reserve and surplus, and our capitals. The main function of this financial strategies come. The for they should have excellent relationship with the bankers, lenders, and the financial institutions. We will be taking the loans of these financial institutions where they are providing for the new business schemes and the new plans. After come the financial services and the both plan policies respect of their funds, capital investment, current asset, fixed asset, and the loan and advances. These unders come in the financial strategy. After that, the plan and the policy should be the properly laid sense of the down of the uses of funds allocating properly, then can be optimization and utilization of the funds and the resources. Their system at the budgeting of accounting, management control, and the risk management and the financial strategies others come. The main important planning is come tax planning. Okay, the management of the fund, aim of the conservation, optimum utilization of the funds. These are types of the financial strategy. Our next point in मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एवरीवन नोज अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबको पता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होती है। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सही है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही होगी, मार्केटिंग कंडीशन सही होगी, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मैं इसके अंदर मोर इम्पोर्टेंट 4 पीस है मार्केटिंग के। जैसे कि हम बोलते हैं कि
प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, सही है, पर प्लेस, सही है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस फंक्शन satisfying the needs of the organization for the organization is from serving customers। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो मार्केटिंग में कस्टमर के नीड्स क्या है, कौन से प्रोडक्ट उनको ज्यादा पसंद आ रहे हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर फोकस किया जाता है और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ठीक है, उसने उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स नीड्स। हमें अब जानना है कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से हमें हमारा प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसके हिसाब से उसके अंदर फीचर्स लाने हैं, उसको इनोवेट करना है। अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारे मार्केट के अंदर है तो उसके अंदर अपग्रेड लाना है, अपग्रेडेशन लाना है उसके अंदर। ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर।